हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं गोरखपुर मैथ्स एकेडमी और हम बात कर रहे थे सम ऑफ एपी की। तो क्लास 10th के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे हमने स्टार्ट किया था और आज हमारा लेक्चर है सम ऑफ एपी पे, जहाँ पे हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके कंसेप्ट को बिल्ड करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लिए तो मुझे लगता है कि एपी के सारे टाइप के क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी भी बात बता दूं, जो कल की वीडियो थी उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था। आइए पहले मैं उसको करेक्ट करा देता हूँ। तो क्या था, जब मैं बात कर रहा था कि जो nth टर्म होता है वो लीनियर पोलिनोमियल होता है, तो मैं लीनियर पोलिनोमियल वाली बात तो सब कुछ सही किया था, बट लिखते वक्त यहाँ पे 2 लिख दिया था जो कि नहीं होना चाहिए था। बाकी सब कुछ ठीक था। तो अगर आपने यहाँ पे an स्क्वायर नोटिस किया होगा तो वो n स्क्वायर नहीं होगा भाई, वो फ्लो में लिख दिया गया था। बस आ जाते हैं आज की क्लास पे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बोला गया बड़ा सिंपल सा है कि भाई कितना टर्म्स को हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, तो एपी यहाँ पे दिया हुआ है, मस्ट बी एडेड टू गेट द इतना। अब ध्यान से देख रहे हैं तो ये एपी कैसा है भाई, ये नेगेटिव एपी है। कैसे पता सर कि देखिए यहाँ पे घट रहा है चीज़ें, 21 के बाद 80 ना, 18 के बाद 50, यानी ये नेगेटिव एपी है। अगर ये नेगेटिव एपी है बेटा तो एक समय आएगा जीरो और उसके बाद से आएगा नेगेटिव नंबर, है ना। एक समय आएगा जीरो, उसके बाद क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा। कुछ नेगेटिव नंबर कुछ पॉजिटिव नंबर मिलके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे और ओवरऑल सम क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। ठीक है सर। तो वही ढूंढना है कि ऐसे कितने सारे टर्म लिया जाए, एन टर्म लिया जाए, ठीक है, जिसको जो है ऐड करने पे जीरो आ जाए। तो हम अपना वही काम करने वाले हैं। क्या, लेट द nth टर्म बी जीरो। अपना काम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, लेट दी लेट दी सम ऑफ लेट दी सम ऑफ एन टर्म सम ऑफ n term of AP be 0. Let the sum of n term of AP be 0. हम पहले ही मान लिए कि भाई जो सम है कितना कम का n टर्म का, वो क्या है, जीरो है। ठीक है। आप अगर नोटिस करेंगे तो गिवन में दिया हुआ है a की वैल्यू दैट इज 21 है, और जब d की वैल्यू देखेंगे तो वो क्या है, 18 माइनस 21, जो आपको बड़े आराम से -3 मिल जाएगा। सिंपल सिंपल कहें तो d इज इक्वल टू आपका है -3। ठीक। तो ए है आपके पास, डी है आपके पास, एन है। अब क्या चाहिए सर, इसी तीनों के कॉम्बिनेशन से हम एस एन का फॉर्मूला लिख सकते हैं और एस एन के फॉर्मूला में आएगा एन, वहाँ से इक्वेट करके हम क्या कर सकते हैं, एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भाई। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, हाँ, एस एन की वैल्यू को जीरो रखेंगे। जब एस एन की वैल्यू जीरो रखेंगे तो अब यहाँ पे एस एन का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला नंबर 2 यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म के बारे में बात नहीं की गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस n-1d। इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। अब जो जो वैल्यू आपको पता है उसको पुट कर दीजिए भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे n/2 हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू ए के जगह पे आ जाएगा 21, प्लस कर लेंगे भाई n-1 का, तो n-1 ही रहेगा। डी के जगह पे आ जाएगा नेगेटिव का 3, और इस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और आगे हम सॉल्व करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये n/2 हो जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे तो ये 42 हो जाएगा। वहाँ से ये -3 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा -3n, और ये -3 और प्लस -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो आइए उस वाली बात को भी लिख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -3n और इधर आ जाएगा +3 भाई, इक्वल टू जीरो लिख लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हम ऐसा पाएंगे कि सर n/2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो है 42, और 42 और +3 तो 45 हो जाएगा। 45 माइनस 3n, हम सीधे सीधे लिख लेते हैं सर यहाँ पे 45 माइनस का 3n। क्यों आया, क्योंकि देखिए 42 और 3 कट करेंगे तो 45 माइनस का 3n आ जाएगा। अब बारी है इस n को अंदर ले जाने की, तो आइए लेके चलते हैं। तो हो जाएगा सर 45/2n, और फिर जो है आ जाएगा यहाँ पे 3n/2। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो n² इज इक्वल टू 2 आएगा। अब 2 जो है यहाँ पे नीचे, तो ऐसे लिख सकते हैं कि 4n-3n² अपॉन में 2, और ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर ये 2 उधर जाके जीरो हो जाएगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, तो हम सिंपल सिंपल लिखेंगे कि सर 45n माइनस 3n² की वैल्यू क्या है, 0 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 3n जो है आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है, फिर मिलेगा यहाँ पे 15 और यहाँ पे मिल जाएगा आपका सिंपल सिंपल n मिल जाएगा भाई, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए 3 उधर जाके 0 से डिवाइड होके तो ख़त्म ही हो जाएगा। यहाँ से दो चीज़ें हम कंक्लूड कर सकते हैं, एक n की वैल्यू 0 हो सकती है, दूसरा इस ब्रैकेट को जब 0 के बराबर करेंगे यानी 15 माइनस n को हम 0 के बराबर कहेंगे तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि n की वैल्यू 15 से, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक था तो n की दो वैल्यू आएगी भाई, ठीक है, तो ये अपनी n की दो वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे भी एक छोटा सा क्या बोलते हैं बात है जो आपको ध्यान देनी चाहिए, वो कौन सी बात है सर, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि n मैंने बताया था आपको नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि काउंटिंग कर रहा है ना भाई, जीरो टर्म क्या होगा, पहला टर्म होगा दूसरा टर्म होगा, जीरो टर्म क्या होगा, तो n कैन नॉट बी नेगेटिव बोलेंगे। चलिए n कैन नॉट बी नेगेटिव भी होता है बट यहाँ पे जीरो भी नहीं होगा, तो n कैन नॉट बी जीरो, n कैन नॉट बी जीरो, ठीक, तो ये n की वैल्यू तुम लेंगे नहीं। सो n इजकल टू 15 जो है हमारा ये आंसर हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। व्हेन विल टेक 15 टर्म एंड ऐड सो विल गेट 0 इन दिस क्वेश्चन। ओके फाइन सर, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। इससे पहले हम यहाँ पे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए वैसे ये क्वेश्चन जो है अगर मैं देखूँ तो 1 मिनट के अंदर में सॉल्व हो जाएगा सर। सर कैसे 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन दिक्कत है कि सर आपको सीबीएसई में 1 मिनट में सॉल्व करना ही नहीं है। लेकिन आइए मैं बताता हूँ आपको कैसे हो जाएगा। तो पिछली वीडियो में जब मैं बताया था, ठीक है, इस तरीके से एसएन दिया होता है, ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एसएन दिया होता है, तो वो हमेशा क्वाड्रेटिक में रहेगा। जी सर, ठीक, क्योंकि ये दे रखा है, हमको चेक करने की जरूरत नहीं कि ये एसएन हो सकता है, हो सकता है कभी हर क्वाड्रेटिक जो है जरूरी नहीं कि किसी एसएन को रिप्रेजेंट करे, बट यहाँ पे ये बोल रखा है कि 3n² प्लस 5n किसी न किसी एसएन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये बात सही लिखी हुई है तो हमने बात कर ली थी कि n के स्क्वायर में जो होता है, ठीक है, n² का जो कोफिशिएंट होता है उसका डबल करने पे हमको क्या मिलता है भाई, अपना कॉमन डिफरेंस मिलता है, यानी 3 इंटू टू इज इक्वल टू 6, यानी हम सिंपल सिंपल डी की वैल्यू क्या बोल पाएंगे यहाँ पे, 3 का डबल 6 हो जाएगा। हमने ये बताया था कि S1 जो है वो फर्स्ट टर्म होता है, तो जरा यहाँ यहाँ 1 डालिए तो ये देखिए ये तो 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो 5 3 8 यानी a की वैल्यू भी 8 हो जाएगी। तो हमने ये निकाल लिया, हमने ये निकाल लिया। अब nth टर्म और 25th टर्म निकालना है। nth टर्म क्या होता है भाई, nth टर्म अगर a और d पता है तो nth टर्म लिखने में कितना समय में लगेगा, a प्लस n माइनस 1 और d हो जाएगा। जरा a और d की वैल्यू पुट कर दीजिए तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, प्लस डी की वैल्यू क्या थी 6 थी, तो यहाँ पे 6n माइनस का 6 हो जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे 6n माइनस 2 हो जाएगा, सॉरी प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि प्लस का 2 आएगा, ठीक है, 6n प्लस 2 हो जाएगा। तो ये देखिए nth टर्म आ गया। जब nth टर्म आपका जो है क्या आ गया 6n प्लस 2 आ गया, तो आप देखिए यहीं पे 24 लिखना है, 24 के 25 लिखना है, तो यहाँ पे 6 इंटू 25 प्लस 2 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा भाई 152 मिल गया। तो आप इस तरीके से बड़े आराम से कर सकते थे, अगर एमसीक्यू रहता तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप कर सकते थे, लेकिन हमें इसको सब्जेक्टिव के रूप में लिख कर चलना है। तो आइए देखते हैं सब्जेक्टिव में कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो आते हैं। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, फिर फर्स्ट टर्म निकालेंगे, या फिर फर्स्ट टर्म भी पहले निकाल सकते हैं फिर कॉमन डिफरेंस, उसके बाद हम इन दोनों वाले पार्ट पे आएंगे। तो लिखेंगे कि वी नो दैट हम बहुत जानकार हैं। क्या जानते हैं भाई, तो जानते ही हैं भाई कि S1 जो होता है वो फर्स्ट टर्म a के बराबर होता है, S1 इजक्वल टू a होता है। तो S1 जब यहाँ पे निकालेंगे तो S1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 प्लस 5 और इजक्वल टू 8 हो जाएगा, यानी S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी, S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी भाई। तो ये आपका a इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, ठीक है, इम्प्लाइज दैट यहाँ से a की वैल्यू जो है 8 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि S1 जो है वो a के बराबर होता है। S1 की वैल्यू 8 यानी a की वैल्यू 8 हो गई। दूसरा कॉमन डिफरेंस, आइए कॉमन डिफरेंस के लिए भी कर लेते हैं। तो हमें पता है कि S2 का मतलब होता है सर, S2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म और सम ऑफ सेकेंड टर्म होता है भाई, यही तो होता है, पहला टर्म दूसरे टर्म को ऐड करके हमको क्या मिलता है S2 मिलता है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अगर सही कह रहे हैं तो आइए जल्दी से इसको आगे देखते हैं भाई क्या होगा।
देखिए तो अब S2 निकालने के लिए हम उस वाले फॉर्मूले से जाएँ तो n के बगैर 2 रख देंगे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस में 5 इंटू 2 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ n था वहाँ जहाँ जहाँ 1 लिखे थे वहाँ आपकी बार 2 लिख देंगे तो S2 की वैल्यू मिल जाएगी। S1 का मतलब अभी देखा कि वो A होता है और S2 का मतलब होगा सेकेंड टर्म, ठीक है, का एडिशन यानी A प्लस A प्लस D हो जाएगा भाई। ये सम ऑफ 2 टर्म होता है ना भाई। अरे आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे S1 S2 थोड़ी होता है, यहाँ पे तो ऐसा लिखना चाहिए ना कि फर्स्ट टर्म यानी A1 और A2 को ऐड करने का मतलब है कि S2। तो यहाँ पे देखो A1 का मतलब हम A लिखेंगे, A2 का मतलब क्या हो जाएगा तो A प्लस डी हो जाएगा। इस पूरे का मतलब क्या हो जाएगा भाई 2A प्लस डी हो जाएगा। इधर आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 इंटू 4 है प्लस जो है 10 है, दैट इज़ यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस 10 इज इक्वल टू 2A प्लस डी हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 22 इज इक्वल टू 2A प्लस डी, ठीक है। तो ये वाली आपको बात याद रखनी चाहिए भाई कि सेकंड टर्म को ये लिखते हैं और फर्स्ट टर्म को तो हमको पता ही है ये वाली बात लिखते हैं। इन दोनों को जोड़ने का मतलब ये कि S2 की वैल्यू निकालना। S2 को हमने जो है अपने जनरल टर्म वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू 2 रख के यहाँ से जो है आपने 22 पा लिया, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। चूंकि हमको a की वैल्यू हमको पहले से पता है तो हम आगे क्या लिखेंगे कि 22 इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू हम पे यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज़ क्या हो जाएगा अपना यही 8 हो जाएगा। तो ये 8 हो जाएगा प्लस का डी अपना यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या मिल गया भाई 22 मिल गया, यहाँ पे 16 हो गया प्लस आपका डी हो गया। अब इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 22 माइनस का 16 इज इक्वल टू आपका डी हो जाएगा। सॉल्व करिए 4 और 2 6 मिल जाएगा, 6 की वैल्यू डी मिल जाएगी। ये तो मैंने पहले ही बताया था कि डी की वैल्यू क्या मिलने वाली है 6 मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि 3 का डबल ही तो 6 आना था आंसर। चलिए तो आपने सीबीएसई के तरीके से S1 बेसिकली डी और ए भी निकाल लिया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट nth टर्म पे और उसके बाद तो आ जाइए भाई। जब हम Sn मतलब उसकी वैल्यू निकाल रहे होंगे nth टर्म की, देखिए nth टर्म होता क्या है an की वैल्यू क्या होती है a प्लस n माइनस 1d होता है भाई, ठीक है। अब हमारे पास a की वैल्यू भी पता है d की वैल्यू पता है, पुट कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो an इज इक्वल टू हम लिख पाएंगे a की वैल्यू हमने क्या निकाली है 8 निकाल ली है प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या निकाली है 6 निकाली है, पुट कर देंगे यहाँ पे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 6n माइनस 6 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6n प्लस का इन दोनों को सॉल्व करने पाएगा 2, तो यहाँ पे an की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये तीसरा वाला पार्ट भी हो गया। ऐसे ही अब हमको जब पूछा जाए 24th टर्म तो इसका 2 ऑप्शन था, इसके 2 तरीके थे सॉल्व करने के, ठीक है। और सबसे बढ़िया तरीका सॉल्व करने का क्या होगा आपका, वो ये होगा, देखिए एक तो A24 निकालना, क्या निकालना A24। तो आप इसको कह सकते हैं सर यहाँ पे n की जगह 24 आ गया तो यहाँ पे n की जगह 24 रिप्लेस कर दिए। एक तो हो जाएगा सर 6 इंटू 24 और प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 24 इंटू 5 120, 120 में 20 तो 144 हो जाएगा प्लस, एक सेकेंड ये 6 इंटू, अच्छा हाँ ठीक है, तो 144 हो जाएगा और प्लस में 2 कर देंगे, प्लस में 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 146 हो जाएगा। बट क्वेश्चन में शायद कुछ और पूछा था 25th टर्म पूछा था। कोई बात नहीं सर 25th टर्म देखो तो यहाँ पे 24 टर्म निकाल लिए तो प्लस 6 करके 152 आना चाहिए। बट वैसे देखे तो 125th टर्म तो यहाँ पे 6 इंटू 25 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई 25 प्लस 2 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 150 और इसको सॉल्व करेंगे तो 2, इन दोनों को सॉल्व करने पे 152 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में शायद ये वाला पार्ट आपसे पूछा था। दूसरा तरीका आपका था कि सर A25 का मतलब होता है सर A प्लस 24D, आपको A और D की वैल्यू पता थी, पुट कर दीजिए भाई। जब A की वैल्यू आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, जब A की वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे 8, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं तो आप यहाँ पे सर कुछ भी कैसे A की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा और 24 इंटू डी की जगह क्या रखेंगे 6 रखेंगे, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 142 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो वैसे तो इसको हम 1 मिनट में कैसे सॉल्व कर सकते थे आपने देखा, बट कैसे हम इसको लिख के सॉल्व करेंगे तो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको लिखने का भी तरीका बता दिया। बाकी ये 2 क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क रहेंगे, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है भाई।
सेम क्वेश्चन है, बशर्ते जहाँ पे एस एन की वैल्यू ये थी उसके जगह पे आपको एक बार ये और एक बार ये रख के सॉल्व करना है। ये तीनों ही चीज़ वहाँ पे भी आपको पता करनी है। होपफुली मेरी क्लास आपको समझ में आ रही होगी। कुछ भी अगर आपको जो है इम्प्रूवमेंट चाहिए, कुछ कम समझ में आए तो उसकी बात हम लोग जो है कर लेंगे। तो आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आपने देखा था 13 टर्म अगर पूछा जाता है कि बताओ कितने टर्म ऐसे होंगे, यानी एन की वैल्यू पूछी हो जाती जो कि क्या होता, जो कि जब देखते हैं यहाँ पे हमसे बोला गया कि भाई सम बताना किसका, वो सारे 3 टर्म्स डिजिट का, थ्री डिजिट का जो कि नेचुरल नंबर हो और जो कि 13 से डिविजिबल हो। ठीक है सर, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया क्या? हाँ सर किया है, बट उस क्वेश्चन में बस इतना दिखा दे कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 13 से डिविजिबल हैं, यानी वहाँ पे एन की वैल्यू काउंट करते थे कि ऐसे कितने सारे नंबर होंगे 3 डिजिट के जो कि 13 से डिविजिबल होंगे। अब उन्हीं नंबर्स को हमको यहाँ पे ऐड करने की बात करी गई है। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखिए, अगर हमको सम ऑफ एन टर्म निकालना है, ठीक है, मतलब सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट निकालना है, सबसे पहले चाहिए भाई 3 डिजिट के कितने नंबर जो 13 से डिविजिबल है, यानी एन की वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एन की वैल्यू के साथ साथ और क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म भी चाहिए, हाँ सर, और कॉमन डिफरेंस भी चाहिए, हाँ सर, ये तीनों बात चाहिए। हाँ जी सर, तो ये तीनों बात पता नहीं कर लेंगे क्या? पता कर लेंगे सर। वो कैसे? फॉर्मूला से। तो आइए करते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ दिया नहीं है और हमको ज़्यादा जरूरत सबकी है, तो लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि लेट दी फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, लेट दी फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, जो एपी का पहला टर्म है वही घिसा पिटा ए। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस, ये वाली बात भी आपको याद हो चुकी होगी। कॉमन डिफरेंस भी क्या है? वो भी आपका डी हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस डी और फर्स्ट टर्म ए तो हम सपोज करते आए हैं। अच्छा भाई, ठीक है, अब आते हैं कि देखो सारे थ्री डिजिट की बात करते हैं। तो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, थ्री डिजिट, अच्छा कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिखता हूँ। स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई, जो कि डिविजिबल हो किसके लिए भाई? किससे? तो जो डिविजिबल हो 13 से वो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर होता है क्या? 100। अगर यही 100 अपना किससे डिविजिबल हो जाता, अगर यही अपना जो है 100 होता, ये डिविजिबल हो जाता 13 से, तो ये हमारा नंबर होता, बट ये 13 से डिवाइड होगा नहीं, ये तो 13 से डिवाइड होने वाला नहीं है। ठीक, तो देखिए जब इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? शायद 7 टाइम में जाएगा। ठीक है, तो 13 की टेबल में 7 कितनी बार 13 7 जा कितना होता है? तो 91 हो जाएगा भाई, है ना। 91 में से माइनस करेंगे क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। 10 में से 1 जाएगा तो 9 मिलेगा। ठीक, यानी इसमें से हम 100 में से -9 कर दे तो हम 13 से डिविजिबल पा लेंगे, या फिर 13 - 9 कितना होता है? तो 13 - 9 दैट इज 4 होता है। अगर इसी में हम 4 को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, और वो 104 हो जाएगा। तो ये चीज़ छोटी छोटी बात है, इस पर बहुत ज़्यादा मैं क्या बोलते हैं टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? 104 हो जाएगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा डिविजिबल। तो हमने कैसे पता किया? तो हमने पहले इस 100 को 13 से डिवाइड किया भाई, 13 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या मिला? हमारा रिमाइंडर मिला था आपका 9। ठीक, डिवाइजर क्या था? 13। तो हमको अगर पता है कि अगर माइनस करना होता तो हम इसी 9 को माइनस कर लेते हैं, बट जब ऐड करना होता है तो डिवाइजर माइनस रिमाइंडर ऐड करते हैं। ये सब बचपन की बात है। ठीक है, तो 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 4। इसी 4 को जब 100 में ऐड कर देंगे तो ये 13 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको शायद समझ में आई होगी। तो आइए लिख लेते हैं भाई। ठीक है, तो यही हमारा फर्स्ट टर्म भी हो जाएगा। ठीक, जैसे लिखेंगे फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाई, जो कि किससे भाई? डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाई 13 इज इक्वल टू हो जाएगा 104। अब ध्यान से देखिए, अगर पहला ये है तो दूसरा क्या हो जाएगा? इसमें 13 ऐड करके दूसरा नहीं पालेंगे क्या? हाँ जी सर, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 117। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा सर 130। ठीक है, तो ये तो आपका एपी मिल जाएगा जहाँ पे ये 13 का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। आपको साफ नज़र आया होगा कि आपका ये एपी मिल जाएगा जहाँ पे 13 का कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा।
अब बात करते हैं उस नंबर की जो कि अंतिम में आएगा, जो कि कहाँ पे आएगा, अंतिम में आएगा। तो अब अंतिम में सबसे बड़ा क्या आ सकता था, 999 आ सकता था। अब 999 को जब 13 से डिवाइड करिए, जब 13 से डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ तो रिमाइंडर मिलना चाहिए भाई। तो पहले डिवाइड करके देखते हैं भाई, 999 को 13 से एक बार डिवाइड करके देखते हैं। तो 13 के टेबल में कितनी बार में, तो अभी भी देखा हमने जो है 7 बार में चला जाएगा, 91 आ जाएगा। यहाँ पे मिलेगा 8 और 9, ठीक है। तो अब की बार कितनी बार में जाएगा, तो 6 बारी में जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक। तो 9 में से 8 1 जाएगा, 8 में से 7 जो है 1 चला जाएगा, ठीक। तो 11 मिलेगा। अब जो 11 अपना रिमाइंडर मिला, अब देखिए इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में हमने सॉल्व किया और रिमाइंडर क्या मिला, हमें रिमाइंडर से मतलब था, रिमाइंडर मिल गया यहाँ पे, इसको सॉल्व करने पे रिमाइंडर मिला आपका 11। अब हमको पता है कि सर 999 में कुछ भी अगर +1 भी कर देंगे तो 4 डिजिट में चला जाएगा, बट हमें 3 डिजिट में रुकना है। तो हम जो है यहाँ पे प्लस नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा, माइनस। और माइनस तो हम रिमाइंडर को ही कर लेते हैं, यानी 999 में से हमको क्या कर लेना है, माइनस कर लेना किसको, अपना रिमाइंडर 11 को। तो मिल जाएगा आपका 988, ठीक है भाई। इसी 999 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो रिमाइंडर को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो मिल जाएगा आपका 988, ठीक है। तो लास्ट जो नंबर होगा यहाँ पे हो जाएगा 988। तो इसी एपी को पाना हमारे लिए सर जो है ट्रिकी काम होता है, शायद आप समझ चुके होंगे। ऐड करना है तो पहले आप उसको डिवाइड कर लीजिए, जो भी रिमाइंडर आता है उसको डिवाइजर से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यानी डिवाइजर माइनस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और इसको हम ऐड करने का काम करते हैं। सिंपल सिंपल माइनस रिमाइंडर कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन में सिंपल सिंपल सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपने इसको को। ये दोनों बात आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो आपको ध्यान से देखेंगे तो आपको एक एपी मिल गया जिसका फर्स्ट टर्म क्या है भाई, ए है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस जो है आपका 13 है, तो 104 फर्स्ट टर्म है, ठीक है। अब पता करना कि सर इस एपी में कितने टर्म होंगे, क्योंकि हमें तो पूरे का ऐड पता करना है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं भाई। तो ले यहाँ पे देखो, अच्छा ये जो आपका लास्ट टर्म हो गया एल की वैल्यू है, तो हमको पता है सर एल की वैल्यू क्या होती है सर, ए प्लस एन माइनस 1 डी होती है, ठीक। अब एल की जगह रख देंगे यहाँ पे 988, ए की जगह पे 104 रख देंगे, एन माइनस वन, क्योंकि एन की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 हो जाएगी भाई। तो 988 में से 104 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू आपका 13 हो जाएगा। जरा माइनस करिए तो 8 में से 4 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 9 में से 1 8 हो जाएगा, तो 884 हो जाएगा आपका। इसको फिर 13 से उधर ला के डिवाइड कर लीजिए, जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो ये n माइनस 1 हो जाएगा भाई। जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो पहले इसको डिवाइड कर लेते 884 को, ठीक है। तो 884 को 13 से डिवाइड करिएगा तो क्या मिलेगा, तो 68 मिलेगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 68 मिलेगा, ठीक है। डिवाइड करिए जल्दी से, आ गया 68, चलिए तो ये 68 हो गया। अब 68 इजकल टू क्या हो गया, n माइनस 1 हो गया, इस 1 को भी इधर भेज दो तो 69 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 69 हो जाएगी। लेकिन हमको n थोड़ी पता करना था सर, पता क्या करना था कि वो सारे इन सारे का ऐड पता करना था, यानी इस एपी का हमको बेसिकली सम पता करना था। चलिए तो इस एपी में कितने टर्म है, तो वो है 69, अगर हमारा कैलकुलेशन कोई मिस्टेक नहीं है तो। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब पूछा गया कि इसी जो है एपी का पूरा जो है आपका सम बताना है, यानी ऐसा 69 पूछने का प्रयास कर रहा है, 69/2। अब की बार देखेंगे तो पहला टर्म भी है और लास्ट टर्म भी गिवन है। पहला टर्म क्या है सर, 104 है, लास्ट टर्म क्या है आपका 988 है। जब इसको ऐड करेंगे 104 में 988 को, तो मिल जाएगा आपका 94, मिल जाएगा आपका 1092 हो जाएगा। अब देखिए 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो 5 4 6 हो जाएगा। अब 69 को 5 4 6 में आपको क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। 5 4 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 4 6 को जब आप 69 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा आपका 37674। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं उतना अच्छे से लिख नहीं पाया हूँ।
ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखिए पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी बी ए हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट थ्री डिजिट डिविजिबल बाय 13 हमने निकाला जो कि आया था 164, यही हमारा जो है फर्स्ट टर्म हो जाएगा। ठीक, ए की वैल्यू मिल गई कायदे में, क्योंकि देखो दूसरा जो नंबर मिलेगा वो 117 होगा, तीसरा जो होगा 130 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो ए पी पाया। अब लास्ट में उस ए पी का क्या हुआ, तो 998 हो गया। ये कहाँ से पाया, ये सारी बात मैंने आपको अच्छे से बताया। ठीक, अब लास्ट टर्म अगर ये है आपका 998, तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। हमने सॉल्व किया यहाँ से और पूरा जो है एन की वैल्यू पा लिया। ये सारा चीज़ पहले भी हम लोग किए थे, तो एन की वैल्यू 69 आ गई। अब इसी ए पी को ऐड करना था। उस ए पी में कितने टर्म थे, तो वो 69 टर्म थे भाई आपके। तो अगर 69 टर्म थे तो उनको ऐड करना था। तो देखिए एस एन का जो फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल वाला, उसी वाले फार्मूले से हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो देखिए एन अपना 69 था, 69/2 हो गया, ये फर्स्ट टर्म, ये एल, इन सबको सॉल्व किए। सॉल्व करके हम जो है अपना आंसर तक पहुँच गए। ठीक, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। कुछ और भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, आप होमवर्क में ले जा सकते हैं। ठीक, ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में ले जा सकते हैं। भाई पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये क्वेश्चन है जिसको आप होमवर्क में ले जा सकते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन तीनों खुद से सॉल्व कर लिए तो नेक्स्ट वीडियो में आने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अदरवाइज इन 3 क्वेश्चन को और 1-2 क्वेश्चन और बेहतरीन करेंगे और इस सम ऑफ वाले टॉपिक को ख़त्म करेंगे। और उसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर के बाद से हम क्या करने वाले हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे प्लस कुछ बेहतरीन PYQs करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को एंड कर देंगे। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। थैंक यू क्लास।